हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये वाली क्लास भी पटवार और वीडियो के लिए खास है। और आगे कोई भी परीक्षा ऐसी है जहां पर आपसे ग्रामर, और ग्रामर तो खैर सभी में पूछी जाती है, तो उस लिहाज से ये क्लास हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाल फिलहाल पूरा फोकस मेरा पटवार और वीडियो पर है, क्योंकि नज़दीक एग्जाम्स ये वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये वाला बुक, जो कि आप लोग देख चुके होंगे, इसका फोटो देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर आपने, और हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ इस बारे में। तो ये वाला बुक आपको अब घर बैठे भी प्राप्त हो सकता है। आपको करना क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको अपना एड्रेस व्हाट्सएप करना है इनसे बात करके, और फिर आपको ये बुक घर बैठे प्राप्त हो सकती है। अगर आप जयपुर से हैं तो ये बुक आपको मिल जाएगी नोट्स हब रिद्धि सिद्धि पर, और अगर आप सीकर से हैं तो इनके पास ये प्राप्त हो जाएगी बुक, अगर आप सीधा प्राप्त करना चाहें। अदरवाइज आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाला बुक आपको हर परीक्षा में काफ़ी यूजफुल ये रहेगी, क्योंकि जो ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे। ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें ठीक उसी तरह से जैसा कि हमारा पिछला सेशन रहा था, कि पहले मैं आपको बताऊं कि एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद में हम बात कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों की, और इस तरह से वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बता दूं मैं आपको कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि परीक्षा अभी जून में है, तो आपके लिए एक कोर्स अभी चल रहा है। वहां से आप वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। पिछले वर्ष मैंने एक कोर्स बनाया था आरएएस के लिए, रिकॉर्डेड लाइव भी था वो। तो वो वाला कोर्स यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। साथ ही में अगर केवल ग्रामर लेना चाहते हैं तो ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। आप अगर एसएससी सीडीएस इनकी तैयारी करते हैं तो उसका भी एक कोर्स अवेलेबल है। तो आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, कि ये किस पर आधारित है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, सबसे पहली बात, ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं आज तक, और अभी भी आने की संभावना पूरी पूरी है। पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको हु, विच और दैट, ध्यान से समझना, हु, विच और दैट, अगर ये वाले शब्द, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो आपने जानते ही हैं इस बात को आप, कि हु और विच प्रश्न भी बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हु और विच का प्रयोग हम शुरू में भी करते हैं, तब ये प्रश्न बनाने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये प्रश्न बनाने की बात नहीं कर रहे, ये सेंटेंस के बीच में लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस के बीच में हु, विच या दैट लगता है, तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से समझते हो आप कि ये संबंध बताएंगे, संबंध वाचक सर्वनाम है, संबंध सूचक सर्वनाम है, रिलेशन बताने का काम करेंगे। संबंध बताते किससे हैं? ये दोस्तों संबंध बताते हैं अपने से पहले वाले शब्द से, और पहले वाला शब्द जो है उसको हम बोलते हैं एंटेसीडेंट। मैं भारी भरकम शब्द नहीं यूज करना चाहता, फिर भी आप किसी बुक में अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एंटेसीडेंट वर्ड। एंटेसीडेंट एक शब्द होता है जिसको हम पूर्वगामी शब्द बोलते हैं। ठीक, आप तो इतना सा याद रखो कि इससे ठीक पहले, या फिर इस जो रिलेट जिसको करेगा, जिससे संबंध बताएगा, हो सकता है एक दो शब्दों पहले हो वो शब्द, जरूरी नहीं है यहीं पर मिलेगा आपको, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले। थोड़ा सा आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप जो भी वर्ड यहाँ पे होगा एंटेसिडेंट के रूप में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। ये देखना क्या सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कहानी है। बात क्लियर है क्या? रिपीट कर रहा हूं, अगर हु, विच, दैट, अब मैं समझा रहा हूं, सीधा सीधा आपके दिमाग में आ जाए बात, समझ में आ जाए वो वाली लैंग्वेज। अगर ये वाले शब्द हु, विच, दैट बीच में सेंटेंस के लगे, तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? जो शब्द इनसे पहले हो उसके अकॉर्डिंग। इसको और अधिक सही कहूं तो उस शब्द के अकॉर्डिंग जिससे ये रिलेशन स्थापित करते हैं, जिसको ये रिलेट करते हैं, जिससे ये संबंध बताते हैं। क्लियर है? लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर मान लो सेंटेंस में द ओनली वन दे दिया, द ओनली वन दे दिया, तो भले ही फिर सेंटेंस में पूर्वगामी शब्द या एंटेसिडेंट कोई सा भी हो, आपको हमेशा ही क्या लगाना है?
आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक टॉपिक होता है हमारे ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उस टॉपिक से ये वाला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। ये वाले शब्द बीच में आए, जिसको रिलेट करें उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। मान लीजिए सिंगुलर से रिलेट कर रहे हैं, एक वचन का संबंध बता रहे हैं, तो आप एक वचन क्रिया लगा दीजिए। अगर बहुवचन से संबंध बताएं तो बहुवचन क्रिया लगा देना, सिंपल। अगर द ओनली वन दे दिया तो फिर आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। द ओनली का मतलब होता है एकमात्र, ओनली का मतलब तो होता है केवल, लेकिन द ओनली का मतलब क्या होता है, एकमात्र। ओनली का मतलब होता है केवल, द ओनली का मतलब क्या होता है, एकमात्र। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखो देखें, पहले स्लाइड में जो 4 क्वेश्चंस है वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो साहब, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा द वेटर्स विल बी द वंस हु इज देयर टू सर्व यू। थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट भी डेवलप कीजिए। हर जगह रूल्स को ढूंढने लगोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप फंस जाओ। तो थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश करो, सेंटेंस को ट्रांसलेशन भी जैसा टूटा फूटा आपको समझ में आए उतना करने की कोशिश करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। द वेटर्स विल बी द वंस, वेटर्स वो लोग होंगे, हु इज देयर टू सर्व यू, जो तुम्हारे को सर्विस देने के लिए है। वेटर्स वो लोग होंगे जो तुम्हें सर्व करने के लिए है, जो तुम्हारे को सर्विस देने के लिए है। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। बीच में देखो भाई क्या आ गया, हु आ गया। हु किसको रिलेट कर रहा है, वेटर्स वो लोग होंगे जो, जो किसके लिए आ रहा है, उन लोगों के लिए। मैंने कहा कि पहले वाला शब्द होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठीक पहले वाला शब्द ही आए। थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस शब्द को रिलेट कर रहा है। तो वेटर्स उन लोगों को कहेंगे जो, कौन से लोग, वो लोग। कितने हैं, प्लूरल। क्यों? क्योंकि वंस दे रखा है, एस जोड़ रखा है। तो साहब यहाँ पे इज के स्थान पे क्या लगा दूं मैं, आर। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, इतना तो पता ही होगा, इज सिंगुलर होती है और आर क्या होती है, प्लूरल। क्लियर है क्या आपको? नेक्स्ट पे आइएगा। द टीनेजर्स वर एट द थिएटर। टीनेजर्स का मतलब होता है छोटी आयु के लड़के या लड़कियां। ठीक है, द टीनेजर्स, जो टीनेजर्स हैं, वर एट द थिएटर, वो थिएटर में थे। ऑन मैन स्ट्रीट, थिएटर कहाँ था, मैन स्ट्रीट में था, मुख्य गली में था। याद रखना एक सिंपल सी बात, मैं हालांकि यहाँ इस एरर को इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मैन मतलब कोई ऑन जो है, इसका प्रश्न नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन क्या आता है कि स्ट्रीट जो है वो ऑन लेता है अपने से पहले, स्ट्रीट से पहले, कैंपस से पहले ऑन लगता है। ये बात आप समझ सकते हो। ठीक है, स्ट्रीट से पहले और कैंपस से पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अभी तो प्रश्न खैर ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं, टीनेजर्स जो थे थिएटर में, थिएटर कहाँ था, मैन स्ट्रीट में था। विच आर वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन टाउन, जो कि मेरे फेवरेट जो स्थान है इस टाउन में, इस कस्बे में, उनमें से एक है। दोस्तों बीच में क्या आया, विच। मैंने कहा ठीक पहले वाला वर्ड ही आए, जरूरी नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या मैन स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, क्या मुख्य गली मेरे फेवरेट स्थानों में से एक है? नहीं, ये कह रहा है कि टीनेजर्स थिएटर में थे। थिएटर्स कौन सा, जो कि मुख्य गली में है, और ये जो थिएटर था वो मेरे फेवरेट प्लेसेस में से एक है। तो थिएटर की बात कर रहे हैं। थिएटर कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो दोस्तों क्या लगा दीजिएगा, इज लगा दो। आर के स्थान पे क्या लगा दो, इज लगा दो। तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए। रितु विजिटेड द पार्क विद द डॉग विच लाइक टू चेज स्क्विरल्स। चेज का मतलब लिखो, फॉलो करना। चेज का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, पीछा करना। स्क्विरल्स क्या होता है, गिलहरी। गिलहरी को बोलते हैं स्क्विरल्स। रितु ने विजिट किया पार्क का। रितु पार्क में घूमने गई विद अ डॉग, एक डॉग के साथ। विच, कौन सा डॉग? तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, डॉग की। डॉग कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और मेरे भाई मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी क्रिया में अगर आप एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्रिया कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो ये जोड़ दीजिए, एस लाइक्स हो गया। क्लियर है क्या? अगर आप कोई भी वर्ब में एस और एस प्लेस कर देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, और ये सिंगुलर बन गई। ठीक है, तो इसका देखो क्या ट्रांसलेशन हुआ कि रितु ने पार्क का विजिट किया एक डॉग के साथ। कौन सा डॉग, जो कि स्क्विरल्स का, गिलहरियों का पीछा करना पसंद करता है। राइट,
अगला, अमित इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैव एवर बीन टू फ्रांस। होने को तो हु दे रखा है, हु से पहले बॉयज प्लूरल दे रखा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था बेटा कि द ओनली वन अगर दे रखा हो, द ओनली वन हो तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा हमेशा सिंगुलर आएगी। तो हैव के स्थान पे क्या यूज करिएगा, हैज। ट्रांसलेट कर देता हूं इसको कि अमित एकमात्र लड़का है, मतलब लड़के हैं उनमें से एकमात्र लड़का अमित है जो कि कभी फ्रांस गया है, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, हु विच दैट बीच में आ जाए तो फिर आप पहले वाला शब्द देखिएगा, एंटेसिडेंट देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। दूसरे कॉन्सेप्ट में प्रवेश करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट आधारित है ईदर और नीदर, इस पर ईदर नीदर। इसको आइदर नाइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप, इनका प्रोनाउंसिएशन ईदर नीदर, मेरे को हैबिट ऐसी पड़ चुकी है इधर नीदर बोलने की, आप इसको आइदर नाइदर पढ़ें, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं। आइदर भी हो सकता है, ईदर भी हो सकता है, नाइदर भी हो सकता है और नीदर भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो साहब, ये मैं बात कर रहा हूं किस रूप में, ये बात कर रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी टीचिंग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीजें बताना जरूरी है ताकि थोड़ा चीजें अगर आपकी बुक में गो थ्रू करो तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ सर ने पढ़ाया था, बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल इतना सा समझो कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कंजंक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर ईदर के बाद में और आया, नीदर के बाद नोर आया, वो कॉन्सेप्ट मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि ईदर नीदर जब प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो बेटा ये दो के लिए आता है और ये भी दो के लिए आता है। कितने के लिए आते हैं? दो के लिए। क्यों? इसका मतलब तो है दो में से कोई एक, इसका तो मतलब ये है, और इसका मतलब है दो में से एक भी नहीं। समझ गए क्या बात? दो में से कोई एक और दो में से एक भी नहीं, ये इनका मतलब है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम बात किसकी करते हैं? दो की। यहां भी क्या है? दो की। इसमें से दो में से कोई नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है क्योंकि कहीं पर और जब मैं समझाऊंगा इसको तो वहां आपको ये एक भी समझ में आएगा क्यों लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब देखोगा यहाँ पे ईदर जो है दो में दो के लिए आता है, नीदर दो के लिए आता है। मान लीजिए कि बात हम दो से अधिक की करें, बात यहां दो से अधिक की करें और यहां बात दो से अधिक की करें, तो बेटा इसको तो रिप्लेस कर देना आप किससे? एनी से, और इसको रिप्लेस कर देना किससे? नन से। बात खत्म। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर आधारित हैं। क्या समझ में आया? इधर दो के लिए, नीदर दो के लिए। बात दो से अधिक की करें तो इधर जहां लगाया है जो पॉजिटिव वाक्यों में लगता है वहां तो लगाना एनी, नीदर जहां लगाया है जो नेगेटिव वाक्यों में लगता है वहां लगाना नन। बस बात खत्म। देखो एक बार खुद करो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करिए। क्या बोल रहा है? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटा यहां पे स्टूडेंट्स दे रखा है, क्या आपको यहां पता लग रहा है कि कितने हैं स्टूडेंट्स? क्या यहां पता लग रहा है? हालांकि ये ठीक भी हो सकता है, ये किसी किसी परीक्षा में ठीक भी मान लेते हैं क्योंकि यहां संख्या का कुछ है ही नहीं, संख्या यहां दे ही नहीं रखी, लेकिन फिर भी जहां नंबर मेंशन नहीं है वहां आप ये मान लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स। यहां पे स्टूडेंट्स जो है मान लिया कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा अगर ये है तो सीधी सीधी बात देखो, तरीका देखना, अप्रोच देखना करने की, वैसा ही एग्जाम में तुम करोगे, जल्दी कर लोगे, टाइम बचेगा और सही उत्तर पे पहुंच जाओगे। दो से अधिक है, नीदर की जगह दो से अधिक में क्या लगता है? नन। बात खत्म। क्या सेंटेंस है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स डिड द वर्क। जो विद्यार्थी थे उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, ये ट्रांसलेशन है। ही हैज फोर फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स है? चार। चार दो से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हो गए। नीदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। उन चारों में से कोई होशियार नहीं है। तो बेटा दो से ज्यादा है, नीदर दे रखा है, नीदर को रिप्लेस किससे कर सकता हूं? नन से। बात खत्म, आंसर आ गया। चारों में से कोई भी होशियार नहीं है। अगला देखिए, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, कितनों की बात कर रहे हो? दो की। दो के लिए एनी आता है क्या? नहीं, एनी आता है दो से ज्यादा के लिए। तो दो के लिए क्या आता है? एनी की जगह क्या आएगा? ईदर। ये आंसर आ गया।
क्या कह रहा है, दो विद्यार्थियों में से कोई एक जो है वो इस काम को करेगा, ये इसका ट्रांसलेशन है। नीदर ऑफ द 5 एक्यूज, कितने लोग हैं, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, नीदर या नन, तो आप इसको हटाइए और लगाइए नन। क्या कह रहा है, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी व्यक्ति हैं, उनमें से एक को भी उस पर दोषारोपण नहीं किया जा सका। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोष लगाना, आरोप लगाना, तो वो प्रोसेस किसी पर भी नहीं हो सका, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो देखते ही देखते हमने दो कॉन्सेप्ट बड़े आसान तरीके से समझ लिए। अब आएंगे तीसरे कॉन्सेप्ट में, थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट आधारित है बेटा किस पर, थर्ड कॉन्सेप्ट आधारित है सम और एनी पर। किस पर आधारित है, सम और एनी पर। समझना, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ताकि कहीं रटने की जरूरत ना पड़े और समझ में आ जाए। सम आपने सुना होगा, ऐसे वाक्यों में आता है जो कैसा हो, पॉजिटिव हो। एनी जनरली कैसे वाक्यों में आता है, जो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। एक तो ये बात ध्यान रखो, सम किस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में, मतलब सकारात्मक वाक्यों में, मतलब ऐसे वाक्यों में जिसमें नोट नहीं आए। एनी किस में लगता है, मींस नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक में। इंटेरोगेटिव में मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है। एक तो सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं लिखूं देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स, देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सम आ रहा है, सम आ रहा है। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। कहीं पर नोट है क्या, नहीं है। क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। इसी को बना दीजिए नेगेटिव। क्या लिखूं, देयर इज नॉट एनी न्यू स्टूडेंट, देयर इज नॉट एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। मैं वो बातें बता रहा हूं जो एग्जाम में मिलती हैं, उसके अलावा हमें ज्यादा गहरी चीजें, गहरे ज्ञान की आवश्यकता यहां पे है नहीं। नोट आ गया, नोट आ गया तो फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो क्या लगेगा, एनी। इसी को बनाओ इंटेरोगेटिव, इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट, इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। क्या क्लास में कोई नया विद्यार्थी है। कैसा सेंटेंस है बेटा, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है तो क्या लगेगा, एनी। बात खत्म, क्लियर है क्या। बड़ी सिंपल सी बात बताई। सम लगेगा अफर्मेटिव में, नेगेटिव हो जाए तो एनी, इंटेरोगेटिव हो जाए तो एनी। अब थोड़ी सी छोटी मोटी बातें इसमें और आती हैं, वो बता देता हूं। अब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस की तरफ बढ़े। एक्सेप्शनल केसेस वैसे कुछ नहीं है, स्थितियां चेंज है, इसलिए बिहेवियर चेंज होता है सेंटेंस का। देखो, अगर सेंटेंस में कुछ नेगेटिव वर्ड्स जैसे हार्डली हो, या स्केयर्सली हो, या रेयरली हो, ठीक है, या बेयरली हो, या सेल्डम हो, या इफ हो, या वेदर हो, ये वाले वर्ड्स आ जाएं, मान लो इनमें से कोई शब्द मिल जाए, तो देखो बात वही है जो मैंने बताई है, बस समझने का फर्क है। इनमें एनी आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अलग तरीके से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे यो पढ़ते हैं। मैं सब कुछ जो बता रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं बताता हूँ इन चीजों को तो ऐसा सुनने में आता है बच्चों की तरफ से, तो वो बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर इनमें से कोई वर्ड आएगा, एनी आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिखा तो एनी लगाना चाहते हैं वो, कि बस एनी लगाओ, आपने बताया था सर एनी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शब्द आएंगे तो एनी ही लगेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनमें से कोई शब्द आया और आपको आवश्यकता है सम और एनी में से कोई एक चीज को पिक करने की, तो पिक करना एनी को। मेरा कहने का मतलब थोड़ा अलग है कि अगर आपको सम और एनी लगाना है सेंटेंस में और इनमें से किसी एक के दर्शन हो जाएं आपको, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। सम को ड्रॉप कर देना। समझ में आ रही है बात। अब ये क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हार्डली नेगेटिव है, स्केर्सली नेगेटिव है, रेयरली नेगेटिव है, बेयरली नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ क्या लगता है, एनी। एक बात, इफ और वेदर अगर तुमने नरेशन पढ़ा है, डायरेक्ट डायरेक्ट कहीं पढ़ा है स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या बुक में, तो आपने पढ़ा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन के रूप में हम यूज करते हैं इफ का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं इफ या वेदर का। तो बात वही आ गई बेटा कि अगर इंटेरोगेटिव हो तो क्या लगाओगे, एनी। नेगेटिव हो तो क्या लगाओगे, एनी। एग्जाम्पल समझना, ही हैज
हार्डली एनी थिंग टू गिव यू, या हार्डली एनी बुक लिख देता हूं, ही हैज हार्डली एनी बुक टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए कोई पुस्तक नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूं कि यहाँ एनी क्यों आया, तो आप कहिए सर हार्डली है इसलिए आया। समझ में आ रही है बात, ये समझाना चाह रहा हूं इससे। एक और देखो, जैसे मैंने लिखा कि आस्क हिम इफ ही wants to share any information। अब आपसे पूछूं मैं कि एनी क्यों आया, तो आप कहिए कि सर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे इफ आ गया तो एनी आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बात और समझना। दूसरी बात, एक तो सिंपल सा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सम अफर्मेटिव में, एनी नेगेटिव में, एनी इंटेरोगेटिव में। दूसरा डिस्कस किया इनमें से कोई वर्ड आ गया तो दोनों में से कौन सा पिक करना है, एनी। अगली बात, अगर सेंटेंस में ऐसा होना ऑल चॉइसेस ओपन, जितने भी विकल्प हैं वो सारे ओपन हैं, ऑल चॉइसेस ओपन, ठीक है, सारे विकल्प उपलब्ध हैं, मतलब ऐसा लिखा जाए कोई भी, कैसा भी, है ना, ऐसा कुछ दे रखा हो ना, विकल्प सारे। मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे आप मेरे से कहो कि मेरे पास 4-5 पुस्तकें हैं और आप मेरे से पूछें कि सर इन 5 पुस्तकों में से मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं, और मैं आपसे कहूं कि बेटा कोई सा भी पढ़ लो, कोई सी किताब पढ़ सकते हो, तो यू कैन रीड एनी बुक, ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदने के लिए गए, मार्केट में कपड़े खरीदने गए और आप किसी के साथ हैं, आपको पसंद आ रही है 3-4 शर्ट्स, और फिर अपने साथी को आप पूछें कि कौन सा मैं ये शर्ट बाई करूं, तो आप वो कहे कि कोई सा भी ले लो, तो वहां पे आएगा एनी, सारे चॉइसेस ओपन हैं, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस, अच्छा इसमें आपको ये नहीं देखना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, देखना सेंटेंस क्या बनेगा। जैसे यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा होता है ना, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो क्या आ गया यहाँ पे, एनी। क्यों आ गया, क्योंकि सारे चीजें पॉसिबल हैं आपके द्वारा किया जाना, तो इसलिए एनी आ गया। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात समझना, अगर सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में कोई ऑफर है या कोई इनविटेशन है या कोई रिक्वेस्ट है, आप किसी को कोई ऑफर करें चीज, गेस्ट आ गए, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफी लेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करें किसी से कि क्या आप प्लीज मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं, है ना, किसी को इनवाइट करें कि पधारो कभी हवेली पर, है ना, आओ कभी मेरे घर, ऐसी चीजें अगर हैं तो यहां आप प्रयोग किसका करेंगे, सम का। इन तीनों चीजों के लिए प्रयोग किसका करना है, सम का। जैसे देखो, मैंने लिखा कि कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज गिव मी, कुड यू प्लीज गिव मी सम बुक्स टू रीड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां क्या ऐसा लगा मुझे कि मैं यहां सम लगा दूं, तो बड़ा आसान बताना है कि आप यहां देखिए कि ये कुड से रिक्वेस्ट है, ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये है निवेदन कि क्या आप मुझे प्लीज कुछ किताबें दे सकते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए सम आया, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा विजिट अस समडे, आओ किसी दिन। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सम के साथ तो हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। सम के बाद अगर, थोड़ा सा बता रहा हूं हट के इस कॉन्सेप्ट से, सम के बाद अगर प्लूरल नाउन आए, सम के बाद अगर बहुवचन संज्ञा आए, तो बेटा इसका मतलब होता है कुछ। और अगर सम के बाद बहुवचन संज्ञा नहीं आए, मान लो कोई सिंगुलर नाउन आ गया, तो फिर इस सम का मतलब होता है कोई। बात समझ में आ रही है क्या? सम का मतलब कुछ होता है अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी, सम का मतलब कोई होता है अगर इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगी। दैट इज ऑल। समझ में आ गई बात? तो ये देखो सिंगुलर नाउन है तो कोई दिन, आओ कोई दिन हमारे पास, हमें विजिट करो। तो यहां इनविटेशन है तो क्या लग गया, सम। समझ में आ रही बात? इतना याद रख लें, होना होता है, एक दो कंडीशंस और भी हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा।
क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करूं थोड़ा सा फटाफट से। सम अफर्मेटिव में, एनी नेगेटिव में, एनी इंटेरोगेटिव में, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, इफ वेदर हो तो एनी, ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन हो तो सम। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या चीज डिस्कस करी इसमें, और कोई चीज इसमें डिस्कस करी ये वाली कि सारी चॉइसेस ओपन है तो क्या लगाना है, एनी। अब क्वेश्चन करें, करो देखें, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें करने की। क्या है देखो, देर इज हार्डली सम रीजन, बेटा क्या आ रहा है, हार्डली। हार्डली में सम लगता है क्या, ना, क्या लगाना है, एनी। क्या कह रहा है, देर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो उसके इरादों को डाउट करने का कोई कारण है ही नहीं, इरादे, ये मतलब है इसका। वुड यू प्लीज लैंड मी एनी मनी, बेटा बोरो जो होता है इसका मतलब होता है उधार लेना, क्या होता है, उधार लेना। और लैंड जो होता है इसका मतलब होता है उधार देना। बात समझ में आ रही है क्या। बोरो, आप किसी से पैसा मांगो, पैसा मांगो, पेन मांग लो, बुक मांग लो, है ना, उसको बोलते हैं बोरो। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, है ना, मे आई बोरो योर नोटबुक प्लीज, ऐसा करके बोरो यूज करते हैं। लैंड का मतलब होता है देना, उधार देना। और लैंड की तीनों फॉर्म क्या होती है, लैंड, लेंट, लेंट, ये इसकी तीनों फॉर्म्स बनती है। और बोरो की फॉर्म्स में तो ईडी डी लगता है, रेगुलर वर्ब है, कुछ खास नहीं है इसमें ना। खैर यहाँ पे क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट क्यों है, वुड यू प्लीज दे रखा है, प्लीज और वुड भी दे रखा है। कई बार प्लीज नहीं भी मिलता है, वो आपको समझना पड़ेगा पोलाइट रिक्वेस्ट है क्या। तो क्या आप मुझे प्लीज कुछ पैसा दे सकते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या लगता है, सम, एनी नहीं आता। डू यू नो ऑरवेल्स बुक्स, ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल की बात है। जॉर्ज ऑरवेल जो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हुए हैं, पोइट हुए हैं, उनकी बात है। क्या आप जानते हैं ऑरवेल की बुक्स के बारे में। आंसर आया आई हैवंट रेड सम, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, एनी, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, वुड यू लाइक एनी कॉफी, ये क्या है, ऑफर, कि क्या आप कॉफी लेंगे, ऑफर है। ऑफर में दोस्तों क्या लगता है, सम। ये लीजिए तीसरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, सम और एनी का। क्लियर है क्या। ये जब आपको पीडीएफ मिले टेलीग्राम चैनल पर तो एक बार फिर से रीड किया करो इसको। और ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स जिसको आप बोलते हो गोल्डन रूल्स, वही मुझे भी मजबूरन लिखना पड़ा फिर थंबनेल पर, क्योंकि आजकल के बच्चे समझते यही लैंग्वेज हैं। तो आप उन गोल्डन रूल्स को नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और मुझे एग्जाम से पहले एक बार फटाफट से ये रिवाइज करके जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन किस पे आधारित है, अगला क्वेश्चन आधारित है प्रेफर पर, प्रीफर, सॉरी प्रीफर बोलते हैं, प्रेफर नहीं बोलते, प्रीफर पर, PREFER, प्रीफर। एक्चुअल में प्रीफर होता क्या है, प्रीफर बेटा होता है लाइक का, लाइक का ही एक और वर्जन है ये। लाइक में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है, मान लो एक ऑप्शन है ए, आप पसंद करते हैं ए को, आप पसंद करते हैं बी को, ऐसे करके एक ही ऑप्शन है। प्रेफर में दो ऑप्शन होते हैं, ए बी। आप कहोगे मैं ज्यादा इसको पसंद करता हूं, या आप कहोगे मैं ज्यादा बी को पसंद करता हूं। तो जब दो ऑप्शन हो और आप कहें कि मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूं, तो यूज क्या करना है, प्रीफर। और व्हेन यू हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन देन यू शुड यूज लाइक। ठीक, एक बात। प्रश्न क्या आएगा, बड़ा सिंपल आएगा। जब दो विकल्प होंगे तो दो विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, दो विकल्प हो सकते हैं। देखो, अगर दो विकल्प हैं, दो नाउन, या फिर दो विकल्प है दो जेरेंड। जेरेंड क्या होती हैं, सुना होगा क्या नाम, जेरेंड। जेरेंड का मतलब सीधा सा समझो, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे हम। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, किसी क्रिया के साथ आईएनजी। अगर दो जेरेंड है या दो नाउन है तब क्या करना है, और दो विकल्प हो सकते हैं दो वर्ब्स, तो क्या करना है। अगर दो वर्ब्स हैं तो बेटा इनमें जिनके बीच तुलना हुई है वहां पे लगाते हैं हम रेदर देन। क्या लगाते हैं, रेदर देन। और अगर दो नाउन या दो जेरेंड है तो हम क्या लगाते हैं, टू, बस। रिपीट कर रहा हूं, समझना। प्रीफर का प्रयोग हम दो के कंपैरिजन के लिए करते हैं, कि दो में से कोई चीज अधिक पसंद आप करते हैं, उसके लिए प्रीफर लगाते हैं। अगर दो नाउन को कंपेयर करोगे तो टू लगा देना उन दोनों के बीच में, कि ज्यादा पसंद करते हो उसके बाद जो कम पसंद कर रहे हो उससे पहले टू लगा देना।
अगर दो आईएनजी फॉर्म है मतलब जेरेंड है तो टू लगा देना, अगर दो क्रियाएं हैं तो रेदर देन लगा देना। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये है प्रीफर। अब आप आइए क्वेश्चंस पर। करो, देखिए पहले वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? ही प्रीफर्स टी देन मिल्क। ही प्रीफर्स टी देन मिल्क। ये दो वस्तुओं के नाम हैं। इसका मतलब ये नाउन है और ये नाउन है। दोनों नाउन है तो बेटा इसको हटा के क्या कर दूं? टू। समझ में आ गई बात? भाई वो प्रीफर करता है किसको? चाय को अधिक पसंद करता है, किसकी तुलना में? मिल्क की तुलना में। टू लगाएंगे, दो नाउन है। ही प्रीफर्स वॉचिंग। वॉचिंग क्या है? बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। उसे फुटबॉल देखना अधिक पसंद है, किसकी तुलना में? खेलने की तुलना में। तो किसका कंपैरिजन है? वॉचिंग और प्लेइंग का कंपैरिजन है। जेरेंड है तब भी क्या लगेगा? टू। रेदर देन नहीं लगेगा, तो ये लो टू। तीसरा देखो, टू वॉक और ड्राइव। टू वॉक क्या है? क्रिया। कैसे पता लगा? जिसकी फॉर्म्स बनती है वॉक, वॉकड, वॉकड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। फॉर्म्स बनती है कि नहीं? ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ऐसे फॉर्म बनती है। तो ये क्या है? वर्ब है, बेस फॉर्म है। जब क्रियाओं की कंपैरिजन करोगे तो क्या लगाते हो? टू या रेदर देन। रेदर देन लगेगा, टू को हटाओ, क्या लगा दूं? रेदर देन। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि उसे वॉक करना ज्यादा पसंद है, किसकी तुलना में? ड्राइव करने की तुलना में, गाड़ी चलाने की तुलना में। आई प्रेफर, ये आई वुड है भाई, आई वुड प्रेफर, आई वुड को शॉर्ट में लिखा है। आई वुड प्रेफर टू गो आउट टू स्टे इन टुनाइट। किस किस का कंपैरिजन है? मैं प्रेफर करूंगा, मैं पसंद करूंगा बाहर जाना, किसकी बजाय? अंदर रहने की बजाय। किसका कंपैरिजन है? जाना क्रिया, रहना क्रिया। तो टू हटा दो, क्या लगा दो? रेदर देन लगा दो। दो वर्ब्स की कंपैरिजन है, रेदर देन। दो नाउन की कंपैरिजन है, टू। दो जेरेंड की कंपैरिजन है, टू। ठीक है, चार चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आधारित है, देखो किस चीज पर। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक जेनरिक रेफरेंस होता है। जेनरिक रेफरेंस। जेनरिक रेफरेंस का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई नाउन मैं लिखूं और उस नाउन के बारे में आपसे पूछूं कि कौन सी नाउन है, और आप कहो कि भाई आप तो कोई पर्टिकुलर की बात ही नहीं कर रहे सर, आप तो सभी की बात कर रहे हो, आप सबको मिला के ही बात कर रहे हो, किसी एक शब्द से मैं पूरे एक क्लास की बात ही कर रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं कर रहा, तो वो जेनरिक है। ठीक है, जैसे मैं कहूं मैन इज मोर्टल, तो यहां मैं पूछूं कि मैन कौन सा इंसान नश्वर है, तो आप कहोगे सारे, कोई एक की बात नहीं कर रहे, तो ये क्या है? जेनरिक। ठीक है, जेनरिक का मतलब क्या हो गया? जेनरिक का मतलब है जब सबकी बात करें। मैं लिखूं वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है, जल जीवन है, मैं पूछूं कौन सा पानी, तो आप कहोगे ऐसा कैसा पूछा आपने, ये पूछना ही सही नहीं है। वाटर इज लाइफ, पानी कौन सा? सबकी बात कर रहा हूं, पानी मतलब पानी, जेनरिक कॉन्सेप्ट है, कोई मैं विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं इसको स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रख रहा, मैं इसको पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा, तो ये है जेनरिक रेफरेंस। तो अब एक कॉन्सेप्ट है कि जेनरिक रेफरेंस में अगर मैन आ जाए, अगर वुमन का प्रयोग करें, अगर आप लाइफ का प्रयोग करते हैं, अगर आप डेथ का प्रयोग करते हैं, या आप पार्लियामेंट का प्रयोग करते हैं, या आप किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, क्या बोला है समझना। अगर आपने जेनरिक रेफरेंस के रूप में मैन का प्रयोग किया, वुमन का प्रयोग किया, लाइफ का प्रयोग किया, डेथ लगाया, पार्लियामेंट लगाया, या प्लूरल नाउन लगाया, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये है कॉन्सेप्ट। जेनरिक रेफरेंस आप समझ गए। जब हम कोई नाउन की बात करें और उसको पर्टिकुलर नहीं किया गया है, हम उसके पूरी क्लास की बात करते हैं, किसी विशेष की बात नहीं करते, वो जेनरिक है। और जेनरिक रेफरेंस में अगर इनमें से कोई नाउन आ जाए तो आर्टिकल मत लगाना, ना ए लगाना, ना एन लगाना, ना दे लगाना। इसको तो नोट डाउन कर लो, और फिर कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, वो करेंगे। देखो, द मैन इज मोर्टल, द वुमन इज मोर टॉकेटिव देन मैन। मैन इज मोर्टल, इंसान नश्वर है, कौन सा? सारे इंसान, तो दे हटा दीजिए, कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, वुमन जो है वो ज्यादा टॉकेटिव है मैन की बजाय। अब ये कौन सी महिला की बात मैं कर रहा हूं, या कौन से पुरुष की बात कर रहा हूं? आप कहोगे पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो दे को हटा दो। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब बातूनी। इसका एक सिनोनिम लिख सकते हो, लोकेशस, LOQUA
CIOUS, लोकेशस। अगला, द लाइफ इज प्रेशस, जीवन बहुमूल्य है। कौन सा जीवन? तो आप कहेंगे कोई विशेष की बात नहीं कर रहे, जीवन मतलब सबका जीवन, द हटा दीजिए। जीवन मूल्यवान है, इसको प्रेशस पढ़ते हैं, प्रीशियस नहीं पढ़ते हैं। लाइफ इज प्रेशस। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग्स जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। आप बताओ डॉग्स कौन से? सारे डॉग्स की फितरत है। कौन से अजनबी, कोई पर्टिकुलर है क्या? नहीं। डॉग्स जिनको नहीं जानते वो सारे अजनबी। तो यहां द नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तो ये जेनेरिक रेफरेंस की जो नाउन्स होती हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर डिस्कस कर लिए हैं। अगले सेशन में कुछ और खास रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।